गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग पर जा रहे हैं जिसका इम्पोर्टेंस ना केवल हिंदुस्तान भर में है बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का एक अलग ही स्थान है। दोस्तों, ये है प्राचीर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के लिए एक रास्ता प्रशस्त करता है। ये वो मार्ग है। अब हम कुछ ही देर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के हेरिटेज भवन की ओर पहुँचने वाले हैं। ब्रिटिश इंडिया शासन काल के दौरान बना यह भवन अपने शिल्प के सौंदर्य की छटा चारों ओर बिखेर देता है। शिमला की प्रोस्पेक्ट्स हिल के टीले पर बना यह बेशकीमती भवन शिमला की सुंदरता के चार चांद लगा देता है। अगर आप नेशन लवर है यानी राष्ट्र प्रेमी है तो आपको इस हेरिटेज भवन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ब्लॉग के आखिर तक बने रहना होगा। इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी अनेक रहस्यमयी घटनाएं आपके साथ साझा किए जानी है। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को यहाँ बाहरी स्ट्रक्चर के अलावा यानी इस बिल्डिंग के बाहरी ढांचे के अलावा अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। पुरातात्विक महत्व की इस सुंदरतम प्राचीन धरोहर तक कैसे पहुंचा जाए, यह भी पर्यटकों के लिए यानी टूरिस्ट के लिए एक यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। आप जब भी पहाड़ों की रानी शिमला सैर सपाटा यानी घूमने फिरने के लिए आते हैं तो इस हेरिटेज बिल्डिंग को देखना ना भूलें। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास दो बहुत ही सुगम रास्ते हैं। यहाँ तक आप निजी वाहन में भी आ सकते हैं या फिर टैक्सी करके भी आ सकते हैं। टैक्सी वाला तो आपको खुद व खुद ही पहुँचा देगा। अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन शिमला से यहाँ के लिए सीधी सड़क जाती है। आप बेरोक टोक इस भवन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दूसरा वाहन योग्य मार्ग शिमला के क्रॉसिंग नामक स्थान से बालूगंज की ओर आकर के यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप निजी वाहन से भी आ सकते हैं और टैक्सी करके भी आ सकते हैं। इस शानदार धरोहर तक पहुंचने से पहले एक गेट हमें नीचे की ओर पड़ता है। हमारे वाहन वहां खड़े कर दिए जाते हैं। वहां पार्किंग भी है वाहन के लिए, या फिर अगर आपको यहां तक वाहन में आना है तो यहां तक सिर्फ आपको ड्राइवर ड्रॉपिंग दे सकता है। ड्राइवर को वापस इसके नीचे वाले गेट तक वाहन वापस ले जाना होता है। वहीं वाहन खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी स्थान अवेलेबल है। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले आपको फायर स्टेशन कैफ़े में जाना होगा, जहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होगी, क्योंकि इस भवन में टिकट के साथ ही आप पूरे भवन की परिक्रमा कर सकते हैं। टिकट की यहाँ व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। अगर आप इस शानदार भवन का बाह्य ढांचा देखना चाहते हैं अर्थात बाहर का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपए की टिकट है। आप केवल गार्डन में घूम करके इस आलीशान भवन को देख सकते हैं। स्कॉटिश बोरेनियल शिल्प से सुसज्जित इस शाही इमारत को अंदर से देखने के लिए दूसरी श्रेणी बनी है, जिसमें 100 रुपए की टिकट इंडियंस के लिए है और 500 रुपए की टिकट विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए है। जब हम ये टिकट परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें एंट्री गेट पर जाना होता है। इसमें हम टिकट काउंटर के सामने खड़े हैं, जो फायर स्टेशन कैफे के नाम से जाना जाता है। मेरे साथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के प्रचार प्रसार अधिकारी अखिलेश पाठक जी। अब इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई ये फायर स्टेशन कैफ़े के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। पाठक जी, आप बताएं कि इस फायर स्टेशन में हमें क्या क्या किस किस तरह के उपकरण और किस किस तरह का संयंत्र लगे हुए मिल सकते थे। जी, ये फायर स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने में था। आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप देखेंगे तो वहाँ अभी भी लिखा हुआ फायर स्टेशन कैफ़े। उसका हेरिटेज लुक है और है ना, उसकी हेरिटेज वैल्यू को मेंटेन करते हुए इसे तब्दील किया गया कैफ़े के रूप में, ताकि पर्यटक इसका आनंद ले सकें। बाहर एक फायर इंजन भी रखा हुआ है। वो है ना, वो शायद से उस ज़माने में उपकरण हुआ करता था जो है ना प्रेशर से पानी फेंकता था आग बुझाने इस तरह के कार्यों के लिए। और आप देखेंगे तो इसमें इस साइड का हिस्सा जो है वो कैफ़े के रूप में यूज़ होता है और आगे की ओर है ना उन किताबों का डिस्प्ले है जो इंस्टीट्यूट की हाईली रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स है। आइए ले चलें आपको विशाल राजसी भवन के भीतरी ढांचे पर जानकारी देने के लिए कि ब्रिटिश इंडिया ज़माने में इस भवन के भीतर की क्या व्यवस्थाएं थी और वर्तमान में इस भवन के भीतर की क्या व्यवस्था है। इस गरिमामयी पुरातात्विक संपदा का यह मुख्य द्वार है। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के शासन काल में यह गेट केवल वायसराय ऑफ इंडिया के आने जाने के लिए खुला रहता था, जबकि आम स्टाफ और अन्य मेहमानों के लिए इस भवन में प्रवेश के लिए एक छोटा सा गेट इस मुख्य गेट के दाहिनी ओर बना है।
अब वही गेट बाहर से आने वाले टूरिस्ट यानी पर्यटकों के अंदर भवन में प्रवेश करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया शासनकाल के इस अजीमुशान भवन के पथ पर सबसे पहले क्लॉक रूम पड़ता था, उसके बाद प्राइवेट डाइनिंग हॉल और उसके बाद स्मॉल काउंसिल चेंबर का एरिया देखने को मिलता है। वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुरूप अब तीनों हॉल्स में 3 फोटो गैलरी स्थापित की गई है। क्लॉक रूम में इंपीरियल शिमला अर्थात ओल्ड शिमला की फोटोग्राफ्स देखने को मिलती है, जबकि प्राइवेट डाइनिंग हॉल में 1947 से पहले जो आज़ादी से संबंधित वार्तालाप होते रहते थे, वार्ताएं होती थी, उन वार्तालाप की फोटोग्राफ्स सजाई गई है। जबकि स्मॉल काउंसिल चैम्बर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की पुरानी फोटोज लगाई गई है। इन तीनों फोटो गैलरीज विजिट करने के बाद टूरिस्ट सेंट्रल हॉल में पहुंच जाते हैं। इस सेंट्रल हॉल के एकदम सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की लाइब्रेरी है, जबकि ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में इस एरिया में डाइनिंग हॉल, डांसिंग हॉल और ड्राइंग रूम होता था। इस सेंट्रल हॉल से ऊपर की ओर ऊपर वाली मंजिल में वाइसराय ऑफ इंडिया के बेडरूम्स होते थे और उनके सीनियर स्टाफ के बेडरूम्स भी होते थे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आजकल फेलो की स्टडी रूम्स के लिए प्रयोग में ला रही है और उन्हीं कमरों में डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का ऑफिस भी है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी उन्हीं रूम्स में स्थापित किए गए हैं। इस 5 मंजिली भव्य धरोहर की सिर्फ 3 ही मंजिलें दिखाई देती हैं, जबकि 2 मंजिलें बेसमेंट में होने के कारण नहीं दिख पाती है, क्योंकि वो बैक साइड में बनी है, पार्श्व भाग में बनी होने के कारण वो नहीं दिख पाती है। जबकि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ज़माने में उसमें वाइसराय ऑफ इंडिया का किचन, लॉन्ड्री, बॉयलर इत्यादि हुआ करते थे। बता दें कि राजसी वैभव का एहसास दिलाने वाले इस भवन की छत रहस्यमयी ढंग से सुसज्जित की गई है। इसकी छत पर 24 वाटर टैंक्स लगे हैं और हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर स्प्रिंकलर लगा है। पाइपलाइन बिछी है जो कि वैक्स से भरी है और जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी है। जब टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो वैक्स पिघल करके छत पर गिर जाती है और स्प्रिंकलर चलने खुद ही शुरू हो जाते हैं, जिससे फायर डिजास्टर पर आसानी से काबू कर लिया जाता है। इस शाही बिल्डिंग में सन 1888 ईस्वी को बिजली का पहुंच जाना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ बिजली की सप्लाई सबसे पहले इंग्लैंड से लाए स्टीम इंजन जनरेटर से दी गई। सन 1888 से 1909 ईस्वी तक इस रमणीय भवन को स्टीम इंजन जनरेटर के माध्यम से बिजली दी जाती रही। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने सन 1909 ईस्वी को शिमला के समीप चाबा नामक स्टेशन पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करवाने का कार्य शुरू किया, जो सन 1913 को पूरा हुआ। 1.75 मेगावाट का यह पावर प्रोजेक्ट जब बनकर के तैयार हुआ तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बिजली की दुधिया रोशनी से नहला दिया गया। शिल्प कौशल की श्रेष्ठता को दर्शाती इस बिल्डिंग पर इस संस्थान के अधिकारी से आपको फिर से एक बार रूबरू करवाया जा रहा है। पाठक जी, आइए आप बताएं कि इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर जो बाहर से पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके देखने के लिए उनको किस किस तरह से एजुकेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है यहाँ आने के लिए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बार फिर से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन है मेरी तरफ से। और ये हम जो हमारा जो अंदर जो इनसाइड गाइडेड टूर होता है उसमें हम 3 फोटो गैलरीज दिखाते हैं। उसमें 3 फोटो गैलरीज की अलग अलग थीम्स है। पहली फोटो गैलरी की थीम है इंपीरियल शिमला, पुराना समय का शिमला कैसा हुआ करता था और उस वक्त का बिल्डिंग का इंटरनल डेकोरेशन कैसा हुआ करता था वो। दूसरी थीम है उसमें जो इस बिल्डिंग से रिलेटेड पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, प्री पार्टीशन टॉक्स, तो उससे रिलेटेड जो फोटोज़ हमारे पास कलेक्शन है उनका कलेक्शन है। और तीसरी जो गैलरी है उसमें 1965 में जब से इंस्टीट्यूट बनाया तो जो मेजर एकेडमिक इवेंट्स हुए हैं, सेमिनार्स हुए हैं, तो उनका एक कलेक्शन हमने रखा गया है। इस हेरिटेज बिल्डिंग का सिर्फ आउटर शूट कर सकते हैं, अंदर जाने की बिल्कुल मनाही है, क्योंकि अंदर ना हम कोई फोटोग्राफ ले सकते हैं और ना ही वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और पाठक जी बताएं कि क्या ये लिमिटेशन सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए या किसी और बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग के लिए भी है? अनेक हेरिटेज बिल्डिंग में ये चीज़ होती है। इनसाइड फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, बाकी आउटसाइड आप आ सकते हैं। आउटसाइड आप मोबाइल कैमरा वगैरह से, कमर्शियल नेचर का शूट प्रोहिबिटेड है, बाकी आप बाहर से आप ले सकते हैं फोटो।
बाहर मोबाइल वगैरह से आप ले सकते हैं जी। आपका शुक्रिया पाठक जी, आपने एक एलोबरेटेड और डिटेल जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। मैंने देखा आपके चैनल के और भी वीडियोस देखे, मुझे अच्छे लगे, और मैं सभी से बोलूँगा कि ये आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी कोई नया अपडेट हो वो ज़रूर आपको मिल जाए। थैंक यू पाठक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस सुरम्य बिल्डिंग का यह गेट किसी ज़माने में वायसराय ऑफ इंडिया के आने जाने का गेट हुआ करता था, लेकिन आज यह टूरिस्ट के एग्जिट गेट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। असल में 1884 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1888 में पूर्ण हुआ था। तो 1888 से लेकर 1947 तक देश के कुल 13 वायसरायज ने इस भवन में रह के है ना पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया, क्योंकि आपको पता होगा कि शिमला समर कैपिटल हुआ करती थी। इस वक्त मेरे साथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में जो गाइड का काम करते हैं संजीव शर्मा। इन्होंने बिल्डिंग के अंदर गए टूरिस्ट के एक बहुत बड़े ग्रुप को अच्छी तरह से मोटिवेट किया, एजुकेट किया गया और इस भवन के बारे में पूरी जानकारी दी। अंदर ना वीडियो अलाउड है ना फोटोग्राफी अलाउड है। तो मैं संजीव जी से ये जानना चाहूँगा कि भाई आप इस जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, इसके बारे में कुछ आप मेरे ऑडियंस को बता पाएंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? जी ज़रूर सर, क्योंकि एक काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये ब्रिटिश टाइम में समर कैपिटल रही है और काफ़ी समय यहाँ वो रहते थे, 6 से 8 महीने मार्च के समय। वायसराय ऑफ इंडिया, हाँ जी, उनका रेजिडेंस रहा है। रेजिडेंस भी यही रहता था और ये ऑफिस भी यही था, और मार्च से अक्टूबर के बीच में वो यहाँ पे रहते थे उस समय, क्योंकि शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उसके चलते। बता दें कि ब्रिटिश शिल्प कौशल की अनुपम धरोहर वाइस रिगल लॉज को राष्ट्रपति भवन और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस अनमोल संपदा के वास्तुशिल्पी और निर्माण के मुख्य कार्यकर्ता मिस्टर हेनरी इरविन थे, जिनके अन्य सहयोगी इंजीनियर भी ब्रिटिश मूल के थे। इसका मुख्य भवन समूह 3 मंजिला है, जबकि रसोई वाला ब्लॉक 5 मंजिला है। इस संपूर्ण भवन का शिल्प ब्रिटिश पुनरुत्थान शैली अर्थात एलिजाबेथन के आधार पर हुआ है। इस भवन की दीवारों पर प्रयोग किए गए हल्के नीले रंग के पत्थर पर की गई नक्काशी शिल्पी के भवन निर्माण के श्रेष्ठ हुनर को दर्शाती है। इस भवन की सीढ़ियों में शीशम की लकड़ी, जंगले की छड़े अखरोट और सीढ़ियों के शेष ढांचे को देवदार की लकड़ियों से बनाया गया है। इस शाही भवन की उपली दीर्घा को सफेद और सुनहरी कागज के जापानी शिल्प के साथ अलंकृत किया गया है। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन नवनिर्मित वाइस रिगल लॉज में पदार्पण करने वाले पहले ब्रिटिश शासक थे। लॉर्ड डफरिन ने पीटरहॉफ छोड़कर इस आलीशान आवासीय भवन में 23 जुलाई सन 1888 ईस्वी को प्रवेश किया। हालांकि वाइस रिगल लॉज सितंबर 1888 ईस्वी को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। लेस्डाउन ऐसे पहले वाइसराय थे जिन्हें वाइस रिगल लॉज में रहने का पूरा लाभ मिला। इनके शासन काल में यह भवन सभी अलंकरणों के साथ भली भांति सुसज्जित हो गया था। इसके पश्चात लॉर्ड एल्गिन ने इस वाइस रिगल लॉज में रहते हुए मशोबरा में बने आवास में भी रहना शुरू किया था। 331 एकड़ भूमि के क्षेत्र पर फैले वाइस रिगल लॉज के रखरखाव पर हर वर्ष मोटी रकम खर्च की जाती थी। वाइस रिगल लॉज की पूर्वी सीमाएं ऑब्जर्वेटरी हाउस के साथ लगती थी। कालांतर में ऑब्जर्वेटरी हाउस ऑब्जर्वेटरी हिल्स के नाम से फेमस हुआ। आइए ले चलें आपको ऑब्जर्वेटरी हाउस की ओर। यह हाउस सन 1840 ईस्वी को कैप्टन J.T. बायलू ने ऑब्जर्वेटरी के उद्देश्य से बनवाया था। इस वेधशाला ने 19 जनवरी 1841 ईस्वी को मौसम विज्ञान पर जानकारियां देने का कार्य आरंभ कर दिया था। सन 1850 ईस्वी को कैप्टन बायलू की तैनाती शिमला से बाहर की गई। उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया गया। ऑब्जर्वेटरी के तमाम संयंत्र आगरा भेजे गए, जहां सन 1857 ईस्वी के विप्लव के कारण सारे संयंत्र नष्ट हो गए। ऑब्जर्वेटरी हाउस अनेक ब्रिटिश अधिकारियों के स्वामित्व में रहा, लेकिन वाइस रिगल लॉज में वाइसराय का आवास बदलने पर ऑब्जर्वेटरी हाउस वाइसराय के निजी सचिव का आवास बन गया था। शिमला में 2 बायलू भाइयों के नाम पर वर्तमान बालूगंज कस्बे का नाम पड़ा भी प्रतीत होता है।
दोस्तों ब्रिटिश इंडिया ज़माने की बनी ये हेरिटेज बिल्डिंग अनेक मायनों से वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ज़माने का फायर इंजन हमारे पास पड़ा है। अब मैं पाठक जी से जानना चाहता हूं, जो यहाँ के अधिकारी है और पूरे इंस्टीट्यूट का एक जिम्मा इन पर है, आप बताएंगे कि ये जो फायर इंजन है ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में इस फायर इंजन का क्या काम हुआ करता था? जी, ये फायर इंजन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये फायर स्टेशन हुआ करता हाँ, था, और इस जबकि पे- अब फायर स्टेशन कैफ़े में बदल गया है, कैफे और में इसके बदल बाहर गया है। ये हेरिटेज फायर इंजन रखा गया है। और ये जो था ये पानी को फोर्स से फेंकता था, और चूंकि अंग्रेज़ बड़े सचेत रहते थे इन सब अपने सुरक्षा दृष्टि से और फायर सेफ्टी को लेकर, तो इन्होंने इस वजह से इसकी यहाँ की सुरक्षा रखी थी। अब जो फायर स्टेशन कैफ़े है वो इसके अंदर आप देखेंगे कि कैफ़े है, IAS का टिकट बूथ है, और सामने बुक्स का डिस्प्ले भी रखा गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वाइस रीगल लॉज भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास बना। सन 1965 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह संपदा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को लीज पर देने के आशय से केंद्र सरकार को वापस सौंप दी थी। सन 1965 ईस्वी को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना वाइस रीगल लॉज में की गई। यह देश विदेश से आए शोधार्थियों का गढ़ बन गया था। सन 1977 को लीज की अवधि समाप्त होने पर संस्थान की गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन आखिर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने पुनः कार्य करना आरंभ किया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ऐसे अनेक संकटों से घिरा था, परंतु अब इस भवन में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान दैनिक कार्यक्रम चला रहा है। मेरे साथ खड़े हैं अखिलेश पाठक जी, और साथ में है महेश शर्मा जी। अगर हम डॉक्टर महेश की बात करें तो डॉक्टर महेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग विंग के हेड है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में एज विजिटर आए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को लेकर तैयार किया गया यह कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख लेना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना। हम हर हफ्ते आपके लिए नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपका भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।